देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हरिद्वार और नैनीताल सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपनी चौथी उम्मीदवारों की सूची को जारी किया कल, और उसमें हरिद्वार और नैनीताल सीट से प्रत्याशी जो अभी तक नहीं घोषित किए गए थे उनके नामों का ऐलान हुआ। और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ेंगे और नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार सीट से वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ेंगे। वीरेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट में देहरादून की बची हुई 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान पहले ही हो गया था, बाकी 2 बची सीटों पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कल इन अटकलों पर रोक लगा और चौथी लिस्ट में हरिद्वार और नैनीताल की सीट से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ। तो हरिद्वार से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। हरिद्वार और नैनीताल सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 5 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, वीरेंद्र रावत का नामों की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि उनके जो पिताजी हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, वो कह रहे थे कि उनके बेटे को टिकट चाहिए। तो क्या कांग्रेस की मजबूती है वीरेंद्र रावत या मजबूरी? जी बिल्कुल, यही एक सवाल इस समय है सभी के जेहन में कि आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो निर्णय लिया गया वो किन कारणों के चलते यहाँ पर लिया गया, क्योंकि पार्टी अभी तक अपने सीनियर नेताओं को मनाने में जुटी हुई थी कि वो चुनाव मैदान में उतर सके, भाजपा जो सत्ताधारी दल है उसका मुकाबला यहाँ पर मजबूती के साथ कर सके। लेकिन जिस तरीके से टिकट का बंटवारा यहाँ पर हुआ, जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए, वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि भाजपा का उत्साह दुगुना करने वाला इस समय नजर आ रहे हैं। क्योंकि हरिद्वार सीट पर पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। पहली बार ये कह सकते हैं कि अपनी उस सियासी पारी का आगाज यहाँ से करने जा रहे हैं और सीधे लोकसभा चुनाव में उनकी एंट्री यहाँ पर हुई है। हरिद्वार लोकसभा सीट की जो गणित है, उस गणित मुताबिक ये कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ जो मुकाबला वहाँ पर है वो निर्दलीय और बसपा के साथ साथ वहाँ पर होने जा रहा है। ऐसे में जो चतुर्कोणीय जो मुकाबला वहां पर होगा, तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी का जो वोट होगा वो बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि अभी तक ना तो उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन अभी तक कुछ कमाल यहाँ पर कर पाया, ना ही कोई ऐसा समझौता यहाँ पर होता हुआ भी दिखा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चाहे हरिद्वार की सीट हो या नैनीताल सीट हो, दोनों ही सीटों पर पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की तरफ से युवा चेहरों को यहाँ पर मौका देने का काम किया गया, जो बीजेपी के लिए तो उत्साहजनक वाला कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर इसे एक युवा चेहरों का अनुभव का लाभ यहाँ पर कहने की बात कर रही है और युवाओं के अनुरूप काम करने की बात यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। जी अबे, यही एक सवाल ये होता है कि अगर हम बीजेपी के प्रत्याशी देखें, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं और उन्हें हरिद्वार सीट से उतारा गया है। कांग्रेस भी यही चाहती थी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मौका दिया जाए, लेकिन हरीश रावत, जैसा कि अटकलें लगाया जा रहा था कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं। क्या अगर वीरेंद्र रावत की जगह हरीश रावत चुनाव लड़ते तो क्या टक्कर और बेहतरीन हो सकती थी और इस सीट पर टक्कर देखने को मिलता भाजपा को? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्वयं चुनाव मैदान में होते तो फिर ये कहा जा सकता कि उत्तराखंड में हरिद्वार की जो सीट थी वो सबसे हॉट सीट यहाँ पर कही जाती, क्योंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर थे। दोनों ही नेता ये कह सकते हैं, चाहे बीजेपी के कांग्रेस के, दोनों ही नेता पहाड़ से आने वाले थे, पहाड़ को प्रेजेंट करने वाले थे और मैदान की सीट से उनकी दावेदारी यहाँ पर चल रही थी। तो ये समझा जा सकता था कि हरिद्वार की सीट उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट यहाँ पर कही जाती। और दोनों ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, दोनों का ही कद अपनी अपनी पार्टी में बहुत बड़ा कद है।
एक बड़े जनाधार के नेता वहां पर कहे जाते हैं और दोनों ने ही उत्तराखंड की कमान यहाँ पर संभाली है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चाहे हरिद्वार की सीट का समीकरण हो या लोकसभा चुनाव का अनुभव, उनको यहाँ पर खासा अनुभव उस चीज का रहा है। लेकिन अब ये समझा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पलड़ा इस सीट पर ज्यादा भारी इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी ने बहुत पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर कर दी थी और उनका जो चुनावी रणनीति, उनके जो चुनावी कदम है वो अन्य दलों की अपेक्षा काफी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह समझा जा सकता है कि बीजेपी की तो चुनावी रणनीति काफी आगे बढ़ी नजर आ रही थी। बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन भी अपना यहाँ पर कर चुके हैं हरिद्वार सीट पर और ऐसे में अब सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने युवा चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा तो उनका मुकाबला सीधे तौर पर निर्दलीय और बसपा के साथ साथ सत्ताधारी दल भाजपा से भी है, जो इस समय दुनिया की नंबर 1 बड़ी पार्टी यहाँ पर कही जाती है। उनके पास कार्यकर्ताओं की अपनी एक फौज है और पार्टी के जो नेता जिस प्रकार से काम यहाँ पर करते हैं, संगठन की जो माइक्रो लेवल स्तर की जो इनकी रणनीति होती है, बूथ स्तर तक का जो इनका संगठन होता है, उससे सीधा मुकाबला इस समय कांग्रेस को वहां पर लड़ना होगा। और यह समझा जा सकता है कि हरिद्वार सीट पर जितने वोट यहाँ पर है और जिस तरीके से जातीय समीकरणों में वहां पर बटे हुए, तो उनको एक साथ साधना भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती वहां पर कही जा सकती है। जी अब एक सवाल यह भी है कि बीजेपी ने अपने 5 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बहुत पहले भी कर दिया और नामांकन भी उनके प्रत्याशियों का हो रहा है। वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अभी कल जाके 2 सीटों पर प्रत्याशियों का नामों का ऐलान हुआ। तो क्या बीजेपी इसका फायदा उठाकर लीड ले रही है कांग्रेस से, या ये कहें कि कांग्रेस इतनी देरी से प्रत्याशियों का नामों का ऐलान करने के बाद उसे इस चीज का भुगतान करना पड़ सकता है चुनाव में आगे? बिल्कुल, इसे इस रूप पे भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में जो 4 सीटें हैं वो पूरी तरीके से पहाड़ी जनपदों से होकर गुजरती है। वहां पर उतना बड़ा जो ज्यादातर भौगोलिक जो दृश्य है वो पहाड़ी दृश्यों में आता है, भौगोलिक परिदृश्य पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो ऐसे में उन जगहों पर जो मुकाबला वो भाजपा कांग्रेस के बीच में ही है। हरिद्वार सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि वहां पर बसपा का भी एक बड़ा कैडर वोट वहां पर है। पिछली बार जो उनके जो प्रत्याशी बसपा के वहां से चुनाव मैदान में होते थे, उन्होंने 1,70,000 के करीब वोट वहां पर पाए थे और ये बड़ा एक आंकड़ा इसलिए कहा जा सकता है। तो बड़ा सीधे रूप पे इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर है कि इस बार निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उमेश कुमार, जो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा के भी निर्दलीय विधायक है, वो भी इस बार चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस समय हरिद्वार की सीट पर हो रहा है और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा बहुत पहले वहां पर कर ली थी। बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन वहां पर कर चुके हैं, डिजिटल रूप से अपना नामांकन कर चुके हैं। और अब जल्दी से हमें ये बता दीजिए कि नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को मौका देने के पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि नैनीताल सीट पर कांग्रेस जिस प्रकार से अपने वरिष्ठ नेताओं को मनाने में असफल रही है, तो ऐसे में पार्टी ने पुराने जो चेहरे थे जिनकी संभावना यहाँ पर जताई जा रही थी, पूर्व विधायक महेंद्र पाल, उनकी जगह युवा चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश पार्टी की तरफ से यहाँ पर की गई है। युवा चेहरे को उन्होंने यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा। प्रकाश जोशी पार्टी के संगठन के वरिष्ठ नेता कहे जा सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका चुनाव का अनुभव उस सीट पर रहा है, क्योंकि कुमाऊं में इससे पहले भी विधायकी का चुनाव वहां पर लड़ चुके हैं, वो उस चुनाव में अपना ये कह सकते हैं कि जीत नहीं पाए थे, वो हार उनको नसीब हुई थी। और ऐसे में जब इस बार उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जा रहा है तो नैनीताल सीट पर भी समीकरण कांग्रेस के विपरीत यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता पार्टी के दावेदारी कर रहे थे, उनके विपरीत पार्टी दूसरे नेताओं को मनाने पर इस सीट पर जुटी हुई थी। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जो दावेदारी कर रहे थे, जो अपनी चुनावी तैयारी कर रहे थे, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि नैनीताल सीट पर पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं दीपक बलूटिया, जो एनडी तिवारी, ये कह सकते हैं कि तिवारी से ही रिश्तेदारी उनकी है, वहां पर बड़ा वोट बैंक पंडित ब्राह्मण समाज से भी आता है, वो लगातार अपनी दावेदारी कर रहे थे। अब उन्होंने भी पार्टी से अपना इस्तीफा वहां पर दे दिया है, क्योंकि जो टिकट वहां पर दिया गया युवा चेहरे को, उससे खासे नाराज वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज्यादा अपने नेताओं को मनाने की चुनौती यहाँ पर होगी, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार गुटबाजी या अंतरकलह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जी।